लोग जानते हैं कि सैमसंग के खिलाफ आवाज उठाना मतलब गवर्नमेंट के खिलाफ आवाज उठाना है। और साउथ कोरिया के ज्यादातर लोग तो अब यह मानते हैं कि सैमसंग को अब कोई हरा नहीं सकता, वह सरकारी नियम कानून के भी ऊपर है। आज एंड्रॉइड को भी गूगल के बाद अगर कोई कंपनी कंट्रोल कर सकती है तो वह सैमसंग है। और दुनिया की चाहे कोई भी कंपनी हो, सैमसंग की मदद के बिना एक स्मार्टफोन बना पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, चाहे वो गूगल का पिक्सल फोन हो या फिर एप्पल का आईफोन ही क्यों ना हो। अब आप सोच रहे होंगे कि एक कंपनी जो शुरुआत में नूडल्स और सब्जियां बेचती थी, वह कंपनी इतना बड़ा बिजनेस एम्पायर कैसे खड़ा कर लिया। कहानी बड़ी ही इंटरेस्टिंग है। सैमसंग के नाम जो है बहुत सारी कंट्रोवर्सीज यहाँ पे चल रही है और खुद की कंपनी को इतना फास्ट एक्सपांड करने के लिए सैमसंग को कई बार गलत रास्ते को भी चुनना पड़ा है। ये है हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। तो आप में से ज्यादातर लोग सैमसंग कंपनी को किस तरह से जानते हैं, या तो मोबाइल कंपनी या तो इलेक्ट्रॉनिक कंज्यूमर्स के हिसाब से आप जानते होंगे। बट सैमसंग का आप जो समझते हैं उसके बियॉन्ड उसका बहुत ही बड़ा प्रेजेंस है यहाँ पे मार्केट में। और सैमसंग के जो आज सक्सेसफुल है जो कंपनी, उसके पीछे का जो पास्ट है वो भी बहुत ज्यादा डार्क है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो चलिए आज के वीडियो में देखेंगे कि सैमसंग कंपनी किस तरह से इतनी सक्सेसफुल है और किस किस फील्ड में सैमसंग ने अपने जो है हाथ जमा के रखे हुए। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन दबाना ना भूलिए ताकि इस तरह के और कोई भी कंटेंट मैं अपलोड करता हूं तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सैमसंग के बारे में जानना। ली ब्योंग चुल जो साउथ कोरिया के एक रिच फैमिली से बिलोंग करते थे और इन्होंने सिर्फ 28 साल की उम्र में एक सैमसंग ट्रेडिंग कंपनी की शुरुआत की थी। और आपको जानकारी के लिए बता दूं कि कोरिया में सैमसंग का मतलब होता है 3 स्टार, जहां 3 नंबर कोरिया में बिग और पावरफुल को रिप्रेजेंट करता है और स्टार का मतलब होता है एवरलास्ट। तो आज बिग, पावरफुल और एवरलास्ट सैमसंग को डिस्क्राइब करने के लिए एक परफेक्ट वर्ड है। लेकिन शुरुआत में ऐसा नहीं था। सैमसंग एक छोटी सी ट्रेडिंग कंपनी हुआ करती थी जिसने धीरे धीरे अपने बिजनेस को पूरे साउथ कोरिया में एक्सपांड किया और उसी के साथ आसपास की कुछ कंट्रीज में भी एक्सपांड किया। सियोल शहर में इसका जो हेडक्वार्टर था और साल 1950 में नॉर्थ कोरिया से जब वॉर शुरू हुई तब उनका नाम साउथ कोरिया के टॉप 10 ट्रेडिंग कंपनीज में शामिल हो गया था। और दोस्तों इस वार से सैमसंग की असली कहानी शुरू होती है। वार की वजह से उनको अपना बेस सियोल से बुसान शिफ्ट करना पड़ा और बिजनेस की तो ऐसी हालत थी कि सरवाइव करने की भी मुश्किल हो गई थी। एक्सपोर्ट करना तो दूर की बात है, लोग खाने पीने की चीजों के लिए भी इंपोर्ट पर डिपेंड हो गए थे। जैसे ही वार खत्म हुई, ली ने अपने बिजनेस को डाइवर्स करने का फैसला किया और लोगों के लिए चीप प्रोडक्ट्स बनाने के लिए काम करने लगे। कोरिया में शुगर केन का प्रोडक्शन काफी लार्ज स्केल पर होता है, इसीलिए सैमसंग ने शुरुआत एक शुगर रिफाइनरी से की और उसके प्रॉफिट से टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी एंट्री कर गए ताकि लोगों के लिए सस्ते कपड़ों की जरूरत भी पूरी कर सके। सैमसंग ने कोरिया का सबसे बड़ा वुडन मिल स्टार्ट किया और कपड़े भी बनाने लगे। सो गाइस, सैमसंग के डाइवर्सिफिकेशन ने कंपनी को डूबने से बचा लिया था, इसीलिए ली ने इस स्ट्रेटेजी को और भी एग्रेसिवली फॉलो करना शुरू कर दिया और अलग अलग एरिया में अपने प्रॉफिट को इन्वेस्ट करने लगे। सैमसंग ने अपने कई डिपार्टमेंटल स्टोर्स भी खोले और इंश्योरेंस बिजनेस में भी एंटर कर गए। आज की डेट में भी सैमसंग कोरिया की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी है। इन सभी बिजनेस एक्सपेंशन से सैमसंग के पास इतना पैसा आने लगा कि ली ब्योंग चुल साउथ कोरिया के रिचेस्ट मैन बन गए। फिर आया ईयर 1968 जब सैमसंग बोर्ड ने इलेक्ट्रॉनिक के फील्ड में उतरने का फैसला लिया और 1 साल के अंदर ही सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स ने अपने फर्स्ट प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च किया, जो था 12 इंच का एक ब्लैक एंड व्हाइट टीवी। और फिर क्या, अगले ही कुछ सालों में सैमसंग दुनिया की नंबर 1 टीवी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी भी बन गई और इस सक्सेस ने सैमसंग को और भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स बनाने के लिए मोटिवेट किया। सैमसंग ने फिर 1979 में माइक्रोवेव, 1980 में एयर कंडीशनर, 1981 में कलर टीवी और 1983 में पर्सनल कंप्यूटर को भी लॉन्च कर दिया। लेकिन उन्हें जल्दी ही महसूस हुआ कि इन सारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स को छोटे छोटे पार्ट्स के लिए उन्हें किसी दूसरी कंपनी पर डिपेंड रहना पड़ता है। इसीलिए उन्होंने क्या किया, एक सेमीकंडक्टर कंपनी को ही खरीद लिया और अपने लिए खुद पार्ट्स बनाने लगे
और फिर आगे अपने सेमीकंडक्टर चिप्स के प्रोडक्शन को बढ़ाकर इसे ग्लोबली एक्सपोर्ट भी करने लगे। आज एप्पल भी अपने फोन्स में सैमसंग की ही मेमोरी चिप्स यूज करता है। इसके अलावा सैमसंग के और भी ऐसे डिविजन्स हैं जिसे जानकर आप बिल्कुल हैरान हो जाएंगे। सैमसंग हेवी इंडस्ट्री दुनिया के लार्जेस्ट शिप बिल्डर्स में से एक है। इनका एक दूसरा डाइवर्जन है सैमसंग कंस्ट्रक्शन एंड ट्रेडिंग, जो रोड्स, टनल्स, ब्रिज और काफी बड़े बिल्डिंग्स प्रोजेक्ट्स पर काम करता है। और जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था, दुबई की बुर्ज खलीफा, मलेशिया की ट्विन टावर्स को भी सैमसंग ने ही बनाया है। इसके अलावा साउथ कोरिया का लार्जेस्ट थीम पार्क एवरलैंड, कई लग्जरीज होटल्स और एक पूरा टाउन सैमसंग ओन करता है, जिसे सैमसंग टाउन के नाम से जाना जाता है। अब शायद जो लोग सैमसंग को एक मोबाइल फोन या कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स की कंपनी समझते थे, वो मुश्किल से आइसबर्ग का एक छोटा सा ऊपर का हिस्सा है। यह कंपनी का तो अभी हमने नॉन प्रॉफिटेबल फाउंडेशन के तो जिक्र भी नहीं किया, जिसमें सैमसंग की यूनिवर्सिटीज, मेडिकल सेंटर्स भी शामिल है। जी हाँ, सैमसंग मेडिकल सेंटर्स एक यंग एंटरप्रेन्योर छोटा सा बिजनेस स्टार्ट करता है, अपने बिजनेस को अलग अलग मार्केट्स में डाइवर्सिफाई करता है। कोई रुकावट नहीं, कोई चैलेंज नहीं, और बहुत ही कम समय में एक मल्टी बिलियन कंपनी खड़ी कर देता है। सुनने में ये स्टोरी एक इनक्रेडिबल बिजनेस सक्सेस की तरह लगती है, लेकिन ये पूरी कहानी नहीं है दोस्तों। इस सक्सेस के पीछे की कहानी बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्शियल है। तो चलिए इस सक्सेस जर्नी के डार्क साइड की भी स्टोरी जान लेते हैं। वार के बाद साउथ कोरिया की अर्थव्यवस्था बर्बाद हो चुकी थी, प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट पूरी तरह से रुक चुका था। कोरियन प्रेसिडेंट अपनी इकोनॉमी को एक्सपांड करना चाहते थे और इसके लिए उन्होंने बड़े कोरियन ग्रुप्स को सपोर्ट करने का फैसला लिया, लेकिन सपोर्ट का तरीका बिल्कुल अनएथिकल था। सैमसंग, एलजी और होंडाई जैसे बड़े बिजनेस को आसानी शर्तों पे लोन दिया गया, टैक्स में छूट दी गई ताकि इनका बिजनेस एम्पायर बड़ा हो सके और देश की इकोनॉमी भी ग्रो कर सके। यहां तक कि जब सैमसंग ने इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड में एंट्री ली तो कोरियन गवर्नमेंट ने इलेक्ट्रॉनिक कंपनी पर लगने वाले टैक्स को 50% तक रिड्यूस कर दिया और उनको कंपटीशन से बचाने के लिए गवर्नमेंट ने जापान और कई देशों से साउथ कोरिया में इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स बेचने पर बैन लगा दी और लोगों को सैमसंग का ही प्रोडक्ट लेने पर मजबूर कर दिया। ऐसे तमाम फायदे सैमसंग को पहुंचाए गए, जिसकी वजह से वो अपने कंपटीटर से काफी आगे निकलता गया। और कुछ रिपोर्ट्स की अगर बात माने तो वार के बाद मिलने वाले अमेरिकन रिलीफ फंड को भी सैमसंग के फायदे के लिए इस्तेमाल किया गया और ये सब कुछ हो पाया सैमसंग के फाउंडर ली की वजह से, जो कि एक पॉलिटिकल कनेक्शन बनाने के खिलाड़ी माने जाते थे और साउथ कोरियन प्रेसिडेंट के अच्छे दोस्त भी थे। इस दोस्ती की वजह से हमेशा से सैमसंग को एक स्पेशल ट्रीटमेंट मिली है। बाकी कंपनीज की तरह सैमसंग के ऊपर एक्सपोर्ट लिमिट नहीं थी। एक्सपेंशन में उन्हें कभी भी फंड की कमी महसूस नहीं हुई, क्योंकि सरकारी बैंक के दरवाजे उनके लिए हमेशा खुले थे। हालांकि सैमसंग के फास्ट ग्रोथ से कोरिया की इकोनॉमी भी काफ़ी ग्रो हो रही थी, खासकर एम्प्लॉयमेंट के रूप में काफ़ी लोगों को नौकरियां मिलने लगी। लेकिन छोटे कोरियन बिजनेसमैन बर्बाद होने लगे, क्योंकि कोई छोटा मोटा कंपनी, कोई छोटे मोटे बिजनेसमैन यहाँ पे सैमसंग के सामने कैसे ही टिक सकते, जो कि गवर्नमेंट सपोर्टेड है। सैमसंग इतना पावरफुल हो गया था कि वो जिस भी नए फील्ड में एंटर करता तो उस फील्ड में सारे बिजनेसमैन को तहस नहस करने की ताकत रखता था और इस तरह साउथ कोरिया की इकोनॉमी जाने अनजाने में एक ही कंपनी के ऊपर कुछ ज्यादा ही डिपेंड हो गई। सैमसंग का साउथ कोरिया के अलग अलग इंडस्ट्री में हैवी इन्वॉल्वमेंट था और साल 2014 में तो साउथ कोरिया के टोटल जीडीपी में से 17% जीडीपी अकेला सैमसंग की कंट्रीब्यूशन से था। एलजी और होंडाई की कहानी भी कुछ इसी तरह मिलती जुलती है, लेकिन सैमसंग उसमें से सबसे बड़ा है और पूरे कोरियन बिजनेस एम्पायर को जिस तरह कुछ गिने चुने कंपनीज ने अपने हाथ में लिया, उससे साउथ कोरिया का ज्यादातर पैसा, पावर और इन्फ्लुएंस 2-3 बिजनेस फैमिलीज के कंट्रोल में चला गया। ईयर 1987 में ली यांग जुल की डेथ के बाद उनके बेटे ली कुन ही ने उनकी जगह संभाल ली, जिसके समय में सैमसंग और गवर्नमेंट का रिलेशन और भी ज्यादा कंट्रोवर्शियल हो गया। 1996 में उनके ऊपर फॉर्मर प्रेसिडेंट को रिश्वत देने का आरोप लगा, लेकिन सैमसंग की गवर्नमेंट कनेक्शन की वजह से तत्कालीन प्रेसिडेंट ने उन्हें बिना किसी एक्शन के माफ कर दिया। ऐसे ही एक घटना 2008 में हुई, जब ली कैन ही को टैक्स चोरी और एक घोटाले में दोषी पाया गया और उन्हें अपने
अपने पद से हटाने के साथ साथ 3 साल की सजा भी सुना दी गई। लेकिन अगले ही साल उस समय के प्रेसिडेंट ने उसकी सजा माफ कर दी और फिर से वह सैमसंग के चेयरमैन बन गए, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। इससे आप सैमसंग और कोरियन गवर्नमेंट के बीच के रिलेशन को समझ सकते हैं। इसके बाद भी अपने बेटे ली जियांग को सैमसंग का हेड बनाने के लिए गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को रिश्वत देने के आरोप उनके ऊपर लगे। फिर उनके बेटे ली जियांग भी रिश्वत देने के दोषी पाए गए, लेकिन किसी भी आरोप पर एक्शन नहीं लिया गया। आज सैमसंग के खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत किसी में भी नहीं है। तो इस तरह सैमसंग सक्सेसफुल होता चला गया, एक के बाद एक लगातार अपने इनोवेटिव प्रोडक्ट्स पेश करता रहा, जिससे कि उसकी साइज, रेवेन्यू और दुनिया में उसकी पकड़ बढ़ती जा रही है। सो गाइस, आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन दबाइए, ताकि इस तरह के और कोई भी कंटेंट अगर मैं अपलोड करता हूं तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिले और आप इसी तरह के वीडियो से इंफॉर्मेशन ले सके और वीडियो को एंजॉय भी कर पाए। तो मिलते हैं इसी तरह के और दूसरे वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड विद द चैनल। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।